So very good morning to all of you. Today we are going to start a new unit, gravitation. It is a very interesting unit और ये सब टॉपिक जितने भी टॉपिक्स हैं लगभग आपने इनके बारे में 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है. ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, सेटेलाइट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा. तो अब हम इसको 11th में और डिटेल में पढ़ेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. So first of all, what is gravitation? Gravitation, it is the force of attraction between any two bodies in the universe. And what is gravity? Gravity is the force of attraction between Earth and any object lying near on or on its surface. देखो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी ये हमें समझना है कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम किन बॉडीज की बात कर रहे हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए सबसे जो जरूरी है वो है मास. मास इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच टू बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर. अब यहां पर हम इंटरेक्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते बिकॉज आप 10th में पढ़ के आए हो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में. इलेक्ट्रिक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं. बट व्हेन वी डील अबाउट मास, ऐसी बॉडी जिनमें कुछ मास हो, दे ओनली एंड ओनली कैन अट्रैक्ट देमसेल्व्स. सबसे पहले याद रखना है कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. चाहे ग्रेविटी हो चाहे ग्रेविटेशन है, ये दोनों वन वे है. वन वे का मतलब ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन. दे कैन नॉट रिपेल. रिपेल नहीं कर सकते. लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं. Okay, so इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन रिपेल और अट्रैक्ट, बट जो मास यहाँ पे जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे ये हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स रहेगी. अब हम बात करते हैं डिफरेंस के बारे में. ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, इस यूनिवर्स में कोई भी अगर दो बॉडीज है जिनमें कुछ मास है वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगी और इस अट्रैक्शन की फोर्स को कोई भी दो बॉडीज, एनी टू बॉडीज, चाहे दो प्लैनेट्स हो, चाहे सन और अर्थ है, या कोई भी दो बॉडीज, उन दोनों की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. ठीक है. तो अब आपका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होगा इसमें कि सर फिर ये हमें फील क्यों नहीं होती, ये हमें फील क्यों नहीं होती. ठीक है. तो फील इसलिए नहीं होती बिकॉज आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में कि इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑपरेटिंग इन नेचर. वीकेस्ट फोर्स ऑपरेटिंग इन नेचर एंड लॉन्गेस्ट फोर्स ऑपरेटिंग इन नेचर. ये पूरे यूनिवर्स में है, पूरे यूनिवर्स में है ये ग्रेविटेशनल फोर्स. बट इसकी जो अट्रैक्टिंग जो पावर है वो बहुत बहुत कम है. इवन वीकेस्ट है. वो जितनी भी फोर्सेस है पूरे यूनिवर्स के अंदर उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल. लेकिन लॉन्गेस्ट फोर्स भी है कि इसका जो रेंज है वो 0 से लेके इंफिनिटी तक है. ये हर जगह है, हर जगह. ओके. अच्छा, नाउ वी टॉक अबाउट ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या है? देखो, हर एक प्लेनेट की अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो 9th क्लास में कि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 6 गुना कम है, 6 टाइम लेस. दैट इज, अगर हम उसे लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे कि जी एम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6, नियरली, नॉट एग्जैक्टली, ऑफ जीई ऑफ अर्थ. और आपको पता है कितनी है जीई? 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय 6. तो ये मून पे है. ठीक है. तो मून की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 टाइम्स है ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. ओके. तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट. तो ये प्रॉपर्टी है कि चाहे आप अर्थ पे हो चाहे मून पे है,
चाहे कहीं पर भी किसी भी प्लेनेट पर है, उन सबकी एक अपनी अट्रैक्टिंग पावर होती है। वो जितनी भी बॉडीज हैं जो उसकी सरफेस पे है, उन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आप सबको पता होगा जो कोस्टल एरियाज होते हैं, जहां पे समुद्र होते हैं, वहां पर हाई टाइड और लो टाइड्स, ये हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि एविडेंसेस हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये फोर्स कैसे हमें पता चला कि ऐसी कोई फोर्स है, ये हमें कैसे पता चला। तो हम इसमें एविडेंस भी देंगे डेफिनेटली कि क्या क्या एविडेंस है उसके। ठीक है, तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट, और नॉट इवन अर्थ, ग्रेविटी हर एक प्लेनेट की होती है, चाहे मून है चाहे कोई भी है, उन सबका अपना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है जिससे वो बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। और अगर ये ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता, तो हम जमीन पर चल नहीं पाते अगर ये ग्रेविटी नहीं होती। बिकॉज अगर हमें कोई फोर्स अपनी तरफ नहीं खींच के रखती तो हम तो ऊपर की तरफ जाते ना। लाइक जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स, आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट्स जो रॉकेट्स में जाते हैं या सैटेलाइट्स में जाते हैं, वहां पर वो लोग हवा में ही रहते हैं, वो खाना पीना नॉर्मल नहीं खा पाते जैसे हम लोग खा पाते हैं आराम से बैठ के, बिकॉज वहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाती है। अर्थ की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहां पे जीरो हो जाती है, तो अर्थ उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती, इसीलिए वो नॉर्मली चल नहीं पाते। ओके, तो ग्रेविटेशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज, और ग्रेविटी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट्स सरफेस। ओके, नेक्स्ट फ्रीली फॉल, नाम से पता चल रहा है फ्री फॉल, द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। अब देखो, ऑफ कोर्स कोई बॉडी अगर ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि हवा कितनी तेज चल रही है, या और भी बहुत सारे फ्रिक्शनल फोर्स कितनी ज़्यादा है, हवा में नमी कितनी ज़्यादा, ये सब जो फोर्सेस हैं ये उस पर एक रोल प्ले करती हैं। लेकिन फ्री फॉल हम उस मोशन को कहते हैं जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स को कंसीडर करें, एंड दैट इज ग्रेविटी, एंड दैट इज ग्रेविटी। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्रेविटेशन और ग्रेविटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, नहीं है ये ग्रेविटेशन आएगा बेटा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो स्लाइड शो देख लेते हैं एक बार। अच्छा, एक बात और, ये जो केपलर्स का जो लॉ है ये सिलेबस से इस बार के लिए कट चुका है। ये केपलर्स का लॉ इस बार सिलेबस से कट चुके हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आता था इसके ऊपर, लेकिन इस बार ये सिलेबस में नहीं है। ओके, तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज एन नेचुरल फिनोमिनन बाय फिजिकल बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूटन ने दिया था, न्यूटन फोकस्ड ऑन हिज अटेंशन ऑन द मोशन ऑफ द मून अबाउट द अर्थ। He declared that the laws of nature that operating between earth and apple is same as famous story है, सबको पता है कि न्यूटन को आइडिया कहाँ से आया है ग्रेविटेशन का। एप्पल वाली स्टोरी सबको पता है आई थिंक। ओके, operating between earth and moon he calculated the acceleration due to gravitation on earth to be 9.8 meter per second square। अब एक ला दिया उसने, उस ला के अकॉर्डिंग क्या उसने बोला कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम यहां पर दो बॉडीज बना ले, जैसे कि एक बॉडी ये हो गई m1 और ये हो गई m2। अच्छा, ध्यान रखना जो ये डिस्टेंस हम लेते हैं ना वो हमेशा इनके सेंटर से लेते हैं, बॉडीज के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं हम। तो ये हो गया मान लो r। ओके, तो इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1
m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये तो बिल्कुल नेचुरल फिनोमेना है, तो जब इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा f। इसने क्या कर रखा है, m1 की जगह कैपिटल M ले लिया बड़ी बॉडी, और m2 की जगह छोटा m ले लिया छोटी बॉडी। ओके, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम अपॉन आर का स्क्वायर, और जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर लगेगा g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैसे आपको इसकी वैल्यू ऑलरेडी लर्न होनी चाहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी से 9th में पढ़ चुके हो। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यूनिट्स कैसे आए। कैसे बनाओगे यूनिट्स, आप ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हो। सबसे पहले g का फॉर्मूला बनाओगे। g का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल M स्मॉल m। ठीक है, f की यूनिट न्यूटन, r डिस्टेंस है मीटर, और मीटर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल M मास इंटू स्मॉल m, ये भी मास, तो मास इंटू मास kg का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये वैल्यू लर्न करनी है आपने। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रहा था एविडेंस क्या है इनके, कि ये इन सपोर्ट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन ने बोल तो दिया, लेकिन क्या एविडेंसेस है। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन और दैट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। ठीक है, द टाइड, मैंने बताया था आपको, हाई टाइड और लो टाइड जो आती है सी में, ओशन में। ठीक है, द टाइड आर फॉर्म्ड इन ओशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून। द वैल्यू ऑफ स्मॉल g कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द ऑर्बिट्स एंड टाइम पीरियड ऑफ एन सैटेलाइट। और इसके अलावा भी बहुत सारे एविडेंसेस है जो आप ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हो। अब इंपॉर्टेंट फीचर, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम। इसका मतलब ये हर जगह है, पूरी यूनिवर्स में। और ये बात भी ध्यान रखना, कैपिटल G की वैल्यू अर्थ पर, मून पर, या किसी भी और प्लेनेट में या यूनिवर्स में कहीं पर भी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 रहती है। ये कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जो स्मॉल g की वैल्यू है वो हर जगह सेम नहीं रहती, इवन अर्थ पर भी हर पॉइंट पे सेम नहीं है। ये आपको याद रखना है। आगे इस पे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इस पे। ठीक है ना, आगे हम इसमें पढ़ेंगे आगे फर्दर। बट जो कैपिटल G की जो वैल्यू है, जो कि 6.67 10⁻⁻11 है, वो पूरे यूनिवर्स में सेम रहती है, इसीलिए उसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन द टू बॉडीज आर इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्सेस ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है। The law of gravitation holds only for point masses. The gravitational force between two point masses is a central force. Central force है, हमेशा along the centers लगती है। The gravitational force between two bodies is independent of the presence of other bodies. दूसरी bodies की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप लोग सोच सकते हो सर में, consider an elevator freely falling from north pole to south pole through the center of earth. Describe its motion. उसका मोशन कैसा होगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग सोच के बताना मुझे कि अगर आप एक एलिवेटर है, लिफ्ट मान लो, लिफ्ट है, ठीक है, वो फ्रीली फॉल कर रही है नॉर्थ पोल और अर्थ साउथ पोल तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्क्राइब इट्स मोशन। ये आपने ना कई, वैसे मैं आपको बता दूं टेस्ट ट्यूब ब्रेन में ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कई आपने मूवीज देखी होंगी जहां पर ये है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो रिवर्स हो जाएगी, ये कई मूवीज में दिखाया हुआ है। सो यू कैन टेस्ट योर ब्रेन विद दिस क्वेश्चन। आप खुद सोच सकते हो कि नहीं ऐसा क्यों होगा और क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो
अब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट इज द एक्सेलरेशन विद विच अ बॉडी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द center of the earth, towards the center of the earth, that is g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की यूनिट सेम रहेंगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ये दो तरीके से आ सकते हैं. ये एक्सप्रेशन भी है, ओके, तो ये एक्सप्रेशन भी बन जाएगा. तो ये एक्सप्रेशन भी बन जाएगा ये, ठीक है. तो एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल जी, ये भी इसकी हेडिंग हो सकती है, ठीक है. या रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ये भी इसकी हेडिंग हो सकती है. सो लेट अस कंसीडर अर्थ टू बी अ परफेक्ट स्फीयर हैविंग मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर. ओके, तो हमने मान लिया कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर है. एक बॉडी ले ली जिसका मास है स्मॉल एम, वो कहाँ पर पड़ी है, अर्थ की सरफेस पे पड़ी है. ओके, ठीक है. ये हमने एक अर्थ ले ली, अर्थ को हमने परफेक्ट स्फीयर माना जिसका जो मास है वो कैपिटल एम है, बिकॉज अर्थ का जो मेन मास है वो उसके सेंटर पे है और जो रेडियस है वो है कैपिटल आर. अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर मान लिया हमने, और यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास है स्मॉल एम, ठीक है. तो अब अगर हम इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से F इज इक्वल टू कैपिटल जी, m1 की जगह कैपिटल M, m2 की जगह स्मॉल m, डिपेंड r का स्क्वायर, ठीक है. इक्वेशन नंबर 1. अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma होता है, F इज इक्वल टू ma, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी तो mg. इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को इक्वेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी. तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल एंड दिस इज द रिलेशन. ओके, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर. और ये आपको पता है कि इसीलिए जी की वैल्यू फिक्स रहती है. कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह सेम है. कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, ये सब क्वांटिटीज आपको आगे बताएंगे कितना है मास ऑफ अर्थ. वैसे तो आपको बता देते हैं, मास ऑफ अर्थ इज नियरली 6 इंटू 10⁻24 kg, नियरली 6 इंटू 10⁻24 kg. और रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है, नियरली. नेक्स्ट, वेट ऑफ अ बॉडी. देखो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको डिटरमिनेंट में कि मास और वेट में फर्क है. मास और वेट में फर्क है. मास इज अ कांस्टेंट टर्म while weight depends on the gravitational force. Weight of a body is the gravitational force with which it is attracted towards the center of the earth. Evidences in support of law of gravitation already हम पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ सकते हो. ये मेन टॉपिक है. इफेक्ट ऑन जी, स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग रहती है. क्यों? और इसके 4 फैक्टर है, ये सब मैंने नोट्स में आपको दे दी है. इस पे 4 फैक्टर है. एक तो हाइट को बोलेंगे एल्टीट्यूड, क्या बोलेंगे इसको, एल्टीट्यूड. उसके बाद डेप्थ, गहराई, एल्टीट्यूड, डेप्थ. तीसरा फैक्टर है शेप ऑफ अर्थ. मैंने बोल तो दिया कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है, बट वो है नहीं, ठीक है. और फोर्थ एक नई टर्म आएगी लैटिट्यूड. क्या आएगा, क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड.
रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लैटिट्यूड, ओके। तो ये 4 टर्म्स है जो कि जो स्मॉल जी की वैल्यू को इफेक्ट करती है। आज हम पहली 3 टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइट की बात करते हैं, तो डायग्राम बना लेते हैं यहां पर हम। तो सबसे पहले देखते हैं, अब हमें पता है अर्थ की सरफेस पे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 9.8 है, लेकिन अर्थ की सरफेस से अगर थोड़ा सा अगर हम हाइट पे जाएं तो कितनी हो जाएगी। अब मान लो अगेन यहां पर ये कैपिटल एम, ये कैपिटल आर, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट मान लो इनिशियली ए पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे, बट वो थोड़ा सा अर्थ से थोड़ा सा हाइट पे चला गया, मतलब वो मान लो यहां गया बी पॉइंट पर, मान लो वो बी पॉइंट पर है, तो अब वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी। बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, हाइट पर, डेप्थ पर, शेप ऑफ अर्थ पर और लैटिट्यूड पर। तो अभी हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर वो जो ऑब्जेक्ट है पहले सरफेस पे था, अब वो बी पॉइंट पे आ गया है जो कि अर्थ की सरफेस थोड़ा सा ऊपर है। तो ऊपर जाने से उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है घटती है, ये देखते हैं हम, ठीक है। तो यहां बी पॉइंट पे आ गया, मान लो ये जो है ये अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर है, ठीक है। तो अब ये मान लो ओ पॉइंट ये वाला, तो जो टोटल डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से अब कितना हो गया, आर प्लस एच, कितना हो गया, आर प्लस एच। अब देखो यहां पर एट पॉइंट ए, अगर हम पॉइंट ए की बात करें, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। अब यहां पर ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर ही होगा, बिकॉज सरफेस पे है ए पॉइंट, तो कैपिटल आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 डन। अब लेकिन अगर हम बात करें पॉइंट बी पर, पॉइंट बी की अगर हम बात करें तो वो तो आ जाएगा जी इज इक्वल टू जी डैश, सॉरी, या जी एच भी लिख सकते हो आप, जी डैश कर सकते हो जैसे आपकी मर्जी। तो जी कैपिटल एम आर प्लस एच, क्योंकि अब डिस्टेंस कितना हो गया बी पॉइंट का, आर प्लस एच और उसका होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ए पॉइंट पे तो होगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर, बी पॉइंट पे होगी जी डैश या जी एच भी कर सकते हो आप, इसको हम जी एच ही कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। जी एच, ठीक है। तो जी एच कितना हो गया, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ओके। तो अब यहां पे देखो, अब इसको हम डिवाइड करते हैं, जी एच अपॉन जी, 2 को 1 से डिवाइड कर लेंगे, जी एच अपॉन जी, जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम, ये आएगा, जी एम से जी एम डिवाइड कट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और यहां पर आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर आ गया। अब यहां पर आपने क्या करना है, अब यहां पर आर स्क्वायर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, मैं काम करता हूं, मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं आर स्क्वायर से, ध्यान से सुनना, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और डिवाइड कर रहा हूं आर स्क्वायर से इस टर्म को, आर प्लस एच का होल स्क्वायर को, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, मैं आर प्लस एच स्क्वायर वाली टर्म को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, और आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं। इज दैट क्लियर टू यू।
अब जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये वाला जो आर स्क्वायर है, ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इस टर्म को, तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूले में चेंज ला देगा। कैसे लाएगा? ये वाले आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कट गया, ये आर स्क्वायर मैं भी रखता हूं उसको भी, ये आर स्क्वायर अभी बाकी रह गया, और ये वाला जो आर स्क्वायर है मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा h/r। अब आप कहोगे सर आप तो आर स्क्वायर अंदर ले गए थे, लेकिन यहाँ पे r कैसे रह गया? तो बेटा बाहर स्क्वायर भी है और r से r कैंसिल हो गया तो 1 हो गया, ठीक है, तो ये ऐसे आ गया, आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कट गया। अब बस लास्ट टर्म करना है एक बाइनोमियल थ्योरम। आई डोंट नो कि अभी आपने मैथ्स में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बट आपको मैंने फिजिक्स में पढ़ा दी थी, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। हमारे फिजिक्स में जो बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 + x⁴n, हमारे फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ हम लगाते हैं 1 + nx प्लस डैश 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 डैश, यहाँ पे लिखते हैं निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। तो हमारे फिजिक्स में जो बाइनोमियल थ्योरम हम यूज करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इतना सा ही पोर्शन यूज करते हैं, 1 + nx, 1 + nx। तो अब हम क्या करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे इसमें, लेकिन अभी एक स्टेप और करेंगे। वो स्टेप क्या है कि हम GH/G = इसको ऊपर लेके जाएंगे 1 + h/r, और पावर कितनी हो जाएगी अब? -2। कितनी हो जाएगी? -2, बिकॉज हम इसको ऊपर ले गए हैं। अब ये 1 और ये किसके इक्वल हो गया? x के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? x के। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1 + n कितना है? -2 है ना n, तो -2 x कितना है? h/r, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो यहां पे कितना आ जाएगा? GH, मैं G को उधर ले जाऊंगा, 1 - 2h/r। दिस इज इट, दिस इज द फाइनल रिलेशन। और अच्छा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो G, तो ये आ जाएगा g - 2hg/R, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। अब आपको पता है कि g की वैल्यू में से कुछ भी माइनस हो वो 9.8 से तो कम ही आएगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सब डेरिवेशन कर रखी है, आप लोग इसे देख सकते हो अपने आप आराम से। यहाँ पे हर जगह इन्होंने RE कर रखा है, आप कैपिटल ले लेना, ठीक है। तो यहां से क्या प्रूफ होता है? हेंस इट इज क्लियर दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे वो बॉडी अर्थ की सरफेस से ऊपर जाती जाएगी, उसकी g की वैल्यू लगातार घटती जाएगी। अच्छा, ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे 2 फॉर्मूलेस को मैंने बॉक्स में कर रखा है, 2 फॉर्मूलास को मैंने बॉक्स पे कर रखा है। ये वाला फॉर्मूला आपका तब लगेगा क्वेश्चन में, जैसे मान लो एक आपके पास क्वेश्चन आया, मैं दिखाई देता हूं आपको। ये देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g एट द हाइट ऑफ 200 किलोमीटर above the surface of the earth, above the surface of the earth, 200 किलोमीटर above the surface of the earth। तो हमने ये वाला फॉर्म लगाया G डैश या GH = G 1 - 2h/RE। हमने ये वाला फॉर्मूला ही क्यों लगाया है? तो उसका रीजन ये है कि मैंने यहां पर लिखा हुआ बिल्कुल साफ साफ नोट्स में, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इज कंपेरेबल देन H। जब R H के कंपेरेबल होगा, ये सॉरी H R के कंपेरेबल होगा, और जब H बहुत ही ज्यादा छोटा हो, अगर यहां पे क्वेश्चन में लिखा होता ना कि
फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट अ हाइट 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर या 8 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते। ठीक है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करते, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई का स्क्वायर प्लस आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां पे मैंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जब h की वैल्यू बहुत कम होगी r से, मतलब देखो r कितना मैंने बोला 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ है, तो अगर हाइट है 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर तो वो कंपेरेबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा छोटा है, वो 100 गुना छोटा है 6400 से, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आपको दे रखा है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 1600 किलोमीटर, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये ध्यान रखना, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। आप कहोगे सर क्या क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये भी, लेकिन फ़र्क इसलिए पड़ेगा बिकॉज हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाई है और हमने लिखा है निग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। तो जब हम हायर टर्म्स को निग्लेक्ट करेंगे तो आंसर में चेंज आएगा। इसीलिए अगर आप इसमें भी वही, अगर मान लो यहाँ ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करते हो और जब यहाँ पे आप 200 यूज़ करोगे तो ये इसका आंसर और इसका आंसर अलग अलग आएगा, तो यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अब हम डेप्थ की बात करेंगे, अर्थ के डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, तो तब क्या फर्क पड़ेगा। अब हम इसके लिए क्या कंसीडर करेंगे, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगेन हम एक कंसीडर कर रहे हैं, एक बॉडी है जो कि अर्थ की सरफेस पे पड़ी है। लेट m एंड r, कैपिटल M एंड कैपिटल R, यहाँ पे हमने एम ई और आर ई कर रखा है। आपको स्पेसिफाई करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कैपिटल M और कैपिटल R भी ले सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको मेंशन रहे कि ये R यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, आर द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ हैविंग सेंटर O, लेट द मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, मीन डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G एम ई अपॉन आर का स्क्वायर है, ये हमें पता है g का फॉर्मूला। लेकिन मास का, हम मास को कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी की फॉर्म में, हम मास को कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी की फॉर्म में। ओके, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां से हम मास का फॉर्मूला बनाएंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब हम मान रहे हैं कि अर्थ एक स्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब इंटू डेंसिटी कितनी है, हमने माना रो, डेंसिटी का सिंबल रो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये मास का जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे पुट कर देंगे स्मॉल g की वैल्यू में एम ई की जगह, तो ये पुट कर दिया, तो ये हमने सोल्व करके निकाल लिया। ओके, तो ये g डैश आ गया। अब हम मान रहे हैं कि ये तो था जब सरफेस पे था, लेकिन अब हम मान रहे हैं कि हम अर्थ की डेप्थ में जा रहे हैं, हम अर्थ की कहाँ जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं। तो हम कितना डेप्थ में गए, d डेप्थ में गए, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया, d। ठीक है, तो ये जो अंदर वाला जो स्फीयर बचा, अब इसका रेडियस कितना हो गया, आर ई माइनस डी। सरफेस से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस तो स्मॉल डी हो गया, लेकिन सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया आर ई माइनस डी या आर माइनस डी। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में जो हमने फॉर्मूला निकाला है, इसमें हम यहां पर जी डी लिख देंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, इसको हम जी डी। ठीक है, जी डी लिख देंगे इज इक्वल टू जी 4/3 पाई, आर ई की जगह आर ई माइनस डी कर देंगे, बस दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो यहां पर आर ई माइनस डी अपॉन आर ई आ जाएगा, तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर ई। तो यहां से भी प्रूफ होता है कि जब हम अर्थ की गहराई में जाएंगे तब भी स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी, डिक्रीज करेगी। ओके, ठीक है, लास्ट आज के लिए इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। अब हमें पता है अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अर्थ का जो इक्वेटोरियल जो रेडियस है, हॉरिजॉन्टल जो रेडियस है,
वो लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा है पोलर रेडियस से। तो बेसिकली अर्थ इज ओवल शेप्ड। अर्थ परफेक्टली स्फीयर शेप नहीं है, लेकिन अर्थ एक ओवल शेप्ड है, बीच में से चपटी है, ठीक है, समझे, बीच में से चौड़ी है और साइड से चपटी है। ओके, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अब यहाँ पे दिख ही रहा है कि जो इक्वेटोरियल जो रेडियस है वो पोलर रेडियस, पोलर का होता है वर्टिकल और इक्वेटोरियल हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल रेडियस है वो पोलर रेडियस से लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा है। और हमें पता है जिसकी आर की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी जी की वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब जहां जो पोल्स है वहां पर जी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और इक्वेटर पे जो जी की वैल्यू है वो कम है। और आपको पता है जब जी की वैल्यू जहां पे ज्यादा होगी वहां पर वेट भी ज्यादा होगा। तो इस पे एक क्वेश्चन मैंने बनाया भी हुआ है यहाँ पर, दस द वैल्यू ऑफ जी विल बी ग्रेटर एट द पोल, पोल पे ज्यादा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, 1 kg शुगर वेज मोर एट इक्वेटर और पोल। पोल पे ज्यादा वेट होगा उसका या इक्वेटर पे? ऑफ कोर्स पोल पे। क्यों? क्योंकि पोल पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है। और वेट का फॉर्मूला क्या है आपके पास? वेट का तो फॉर्मूला है mg। तो मास तो चेंज होगा नहीं, चेंज क्या हो सकता है? जी चेंज हो सकता है। और जी कहां पे ज्यादा है? पोल पे ज्यादा है। तो इसलिए वेट भी कहां पे ज्यादा होगा? पोल पे ज्यादा होगा। तो मैंने न्यूमेरिकल भी कर रखे हैं, आप लोग इसमें न्यूमेरिकल देख सकते हैं, ठीक है, और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ये 2-3 न्यूमेरिकल हैं, आप इन न्यूमेरिकल्स को देखिए, ठीक है। अच्छा, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब यहां पर देखो, ये 3 फॉर्मूलेज हैं। ये जो यहां से लेके यहां तक का जो है, ये तो है डेप्थ वाला, ये क्या है? डेप्थ। और ये वाला जो लाइन दिख रही है ये है ये वाला पॉइंट। और ये वाला जो दिख रहा है कर्व, ये है अर्थ की जब हाइट पे हम ऊपर जाते हैं। यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिर्फ आर के, ठीक है, यहां पर इक्वल हो गया आर और कैपिटल आर, तो यहां पर तो कांस्टेंट वैल्यू होती है। और ये हो गया जब हम अर्थ की हाइट से ऊपर जाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो क्लियरली आपको यह पता होना चाहिए कि अर्थ की सरफेस पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी, और अगर हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो भी जी की वैल्यू घटेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है? अर्थ की सरफेस पर। सो दैट्स इट, थैंक यू ऑल।